हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी के पेपर को तो आपने धुआं धुआं कर दिया। तो चलिए, अब कल सुबह जैसा कि आप जानते हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, बेटा एसएसटी सामाजिक अध्ययन होता है। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर कल सुबह यानी 20 फरवरी को है। और बेटा आज 19 फरवरी के 3 बज रहे हैं। आप परेशान ना हो बेटा, अभी हमें शाम तक का समय है, पूरी रात का है। आप मेरे साथ बने रहें, जितनी वीडियो मैं भेजूं आप देखना बेटा। कल बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे एसएसटी का पेपर। जिस प्रकार हिंदी का पूरा 70 में से 70 वीडियो से आया था मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान का पेपर भी पूरा की पूरा वीडियो से ही आएगा। तो चलिए बच्चों, उस दिन की तरह ही हम केवल जो सही ऑप्शन होगा, अभी मैं बेटा इस वीडियो में आपको केवल OMR वाले करा रहा हूँ, यानी कि बहुविकल्पीय कराऊंगा केवल। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और ध्यान देना, केवल सही ऑप्शन बताऊंगा मैं, और जल्दी जल्दी बेटा पढ़ेंगे और पूरे की पूरे याद करेंगे। जहाँ तक होंगी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कोई भी चीज़ गलत ना हो। कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ना लें। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? क्या है बच्चों? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे, बताओ बच्चों। ये तो आपको पता ही होगा, 1915 में। कब लौटे थे? अच्छा 1915 देखो सभी में है। बहुत अच्छे पेपर बेटा, बहुत बढ़िया है। मतलब जितने भी क्वेश्चन इसमें लगाए गए एकदम कतई जहर लगाए गए। आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो बेटा फर्स्ट क्लास जाएगा। अब ध्यान से देखो, महात्मा गांधी कब लौटे थे। अब देखो सभी में 1915, ये भी 1915, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अब कौन से 1915 है? तो बड़ा सिंपल से रखियो, महात्मा गांधी लौटे थे जनवरी 1915 में। कब लौटे थे बेटा? जनवरी 1915 में। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, तो ध्यान रखें, जनवरी 1915 में। जनवरी पहला महीना होता है, समझ लीजिए महात्मा गांधी जी जनवरी में ही आ गए। सबसे बढ़िया। जैसी नई साल आती है, नई साल के साथ साथ गांधी जी भी आए। गांधी जी कैसे? रुपए पर भी गांधी जी होते हैं, समझ लो। नई साल के साथ साथ दुआ करते नहीं करते कि पैसा आए। पैसे कौन? गांधी जी, यानी जनवरी के महीने में गांधी जी आए थे 1915 में। चलिए बेटा अगले देखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि अच्छे से सब तैयारी करना है। बस आप साथ बने रहो, देखना कल के 70 में से 70 में फिर स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा बेटा। ओपन चैलेंज। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो बेटा आप सबको पता है, चौरी चौरा की घटना थी। क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? चौरी चौरा की घटना। देखो स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अच्छे से सुनना। देखो ध्यान से, उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिले में फरवरी 1922 में, ध्यान से समझना पूरी बात को, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर बेटा? चौरी चौरा घटना नामक स्थान पर घटित हुई घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। तो ये चीज़ अति लघु में यानी वर्णात्मक फर्स्ट में भी आ सकती है। चलिए तीसरा देखते हैं बेटा। आर्थिक मंदी का प्रथम कारण क्या था? आर्थिक मंदी का जो प्रथम कारण था मेरे प्यारे बच्चों, वो उद्योगों की संख्या में वृद्धि थी। उद्योग इतने ज़्यादा हो गए थे, उनकी संख्या इतनी अत्यधिक हो गई थी, उनकी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण जो था आर्थिक मंदी आ गई थी। कोई प्रॉब्लम बेटा? और कब हुई थी? 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण था उद्योगों में वृद्धि। चलिए चौथा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौथा आएगा, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? बताओ भाई, ब्रेटन वुड्स कहाँ थी? तो इतना तो आप बता ही सकते हो, कहाँ थी? अरे जल्दी बताओ, तुम लोग बहुत लेट कर देती हो बेटा। नहीं पता है? मैं बता दूं, बताओ। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्था थी बेटा, वो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स में स्थापित की गई थी। इसका मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पांचवा, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? लगाओ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं कल भी कह रहा था, उस दिन भी कह रहा था बेटा, जल्दी से मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया था? किस में? 16वीं सदी में। तो अब जल्दी से तुम बता ही सकते हो बेटा किस में आया था। तो ऑप्शन नंबर 1 भारत के गोवा में आया था। कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1 भारत के गोवा में आया था। कोई प्रॉब्लम? चलिए चलिए बेटा छठा प्रश्न देखते हैं, ध्यान से आप समझना बहुत जल्दी से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है हिंदी के आंतरिक, बेटा ध्यान से सुने,
आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी में से आएंगे आपके 20 टिक लगाने को। और जितने मैं इस वीडियो में कराऊँ, एक वीडियो और आएगी 20 की 20 आपके फाइनल। चैलेंज है बेटा, परेशान ना हो। हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? जल्दी से लगाओ कितना। अरे तुम लोग बहुत लेट कर देते हो। 22 भाषाएं, कितने बार बता दिया है। सातवां, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? बेटा ये नहीं वाले बहुत ध्यान रखना, संघात्मक शासन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ जल्दी से, बताओ। भारत, अमेरिका, बेल्जियम में संघात्मक शासन पाया जाता है, जबकि श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली है। तो किसमें नहीं है? श्रीलंका में। संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर नहीं है? श्रीलंका में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बेल्जियम में भी है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, श्रीलंका में नहीं है। चलिए 8वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है या अच्छी है, क्यों है? जल्दी से बताओ भाई क्यों है। तो ये तो आप सबको भी पता है क्यों है, क्योंकि सबसे पहली बात आपको पता है, लोकतंत्र में सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे अति लघु यानी वर्णनात्मक फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाए। ध्यान समझते रहना। जैसे मैं बता रहा हूँ, लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो अन्य शासन प्रणालियों से उत्तम है। क्यों? क्योंकि वह पारदर्शी भी होती है, उत्तरदायी शासन प्रणाली होती है और व्यक्ति की भावना का सम्मान भी करती है। तो ये सब चीज़ ऐसे आ जाए तो तुम तुरंत लिख दोगे। अब पेपर में मान लो यही आ गया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है? तो बड़ा सिंपल है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से उत्तम होती है, क्योंकि ये पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन प्रणाली होती है और व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करती है। कितनी अच्छे से लिख दोगे। तो अब देख लो कौन कौन से बताए थे। पारदर्शी भी होती है, व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाती है। तो ये दोनों सही, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नमा, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितने? तो 6 दल हैं। कितने दल हैं? 6 इस द राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। 10वां प्रश्न को समझते हैं ध्यान से। अच्छा एक चीज़ और सुन ले, 6 तो है राष्ट्रीय दल, 58 है राज्य दल, 58 ध्यान से समझ लो बेटा, 58 है राज्य दल, ठीक है, और 27,063 ये हैंगे मेरे प्यारे बच्चों गैर मान्यता प्राप्त दल, गैर मान्यता प्राप्त दल। और ये किस सन के अनुसार है? 23 मार्च 2024 के। चलिए कोई नहीं, बहुत तेरी जानकारी ले ली तुमने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है मेरे प्यारे बच्चों? तो सांप्रदायिकता जो हैगी वो किसके लिए हानिकारक है? जल्दी से बता दो, बहुत जल्दी से। तो सांप्रदायिकता किसी के लिए भी हानिकारक हो सकती है, क्योंकि सांप्रदायिकता उन्माद, आतंक एवं अशांति का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। ऑप्शन नंबर 11, जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन से एक तो आना ही आना है भाई, ये बात ध्यान रखना। तो पृथ्वी सम्मेलन आए और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील ना आए तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। तो 11वें का डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 12वीं की तरफ बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। 12वां प्रश्न है, किसी मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप होता है? किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप होता है? जल्दी से बताओ बच्चों। तो लैटेराइट मृदा का। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? लैटेराइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 13 देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? जल्दी से इंपॉर्टेंट लगाओ, इनमें टाइम मत लगाया करो भाई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुई थी और इसका उद्देश्य था बाघों की संख्या को घटने से रोकना। ठीक है, तो 1973 कौन सा आएगा? डी फॉर डेनमार्क, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? अब नहीं आएगा तो बेटा तुरंत कौन सा आएगा? तो मैं आपको बता दूं, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है बेटा? नर्मदा नदी पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश इस परियोजना से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा 15वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 15वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? लगाओ इंपॉर्टेंट जल्दी से बेटा, छाप देना है कल 70 में से 70। भरोसा रख के फिर से स्क्रीनशॉट लगाना है, तुमसे ज़्यादा मुझे चिंता है तुम्हारी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है?
बताओ मेरे प्यारे बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? तो जल्दी से बताओ, इतना टाइम मत लगाओ। सड़क परिवहन से है। किससे बच्चों? सड़क परिवहन से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 16वां प्रश्न देखें, भारत में 1000 रुपये के करेंसी नोटों का किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? लगाओ भाई, इंपॉर्टेंट, जल्दी में ही है प्रश्न ये तो। भारत में किस वर्ष 1000 के नोटों की करेंसी को अमान्य घोषित किया गया? तो ये तो आप बता ही सकते हो, भूल गए। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 से 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था और इसे विमुद्रीकरण कहा गया। अब याद रखना, अगर पेपर में आ जाए विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लो। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो आपको यही लिखना है कि भारत ने 8 नवंबर 2016 से 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था। कब किया था मेरे प्यारे बच्चों? 2016। चलिए अगला देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, फिर से समझो, मानव विकास रिपोर्ट मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसे हटा के हम छोटा कर लेते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा इसमें। चलिए देखें, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगाएं, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगाएं। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला आएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? लगाओ भैया, इंपॉर्टेंट, समझ तो गए होगे जो कौन सा वाला काम है, सुबह से फावड़ा लेके जाते हैं अपने लोग। हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संसद में 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। फिर से सुने, संसद में 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया और यह 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था, लेकिन पारित कब हुआ था? 2005 में। तो सीधे सी बात है, 2005 ही आप लगाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कभी भी आए जो मनरेगा वाला है बेटा, मनरेगा, तो आपको लगाना 2005 ही है, ये बात ध्यान रखना। 6 तो ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको 5 ही लगाना है। ठीक है, चलिए 19वां देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 19वां प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? मैं अब ट्रिक बताऊंगा अच्छी सी, देखना। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत नहीं है। आप ये देखो, अगर कोई भी चीज़ डायरेक्ट प्राकृतिक आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक शब्द आ जाए और जैसी प्राकृतिक आ जाए और क्षेत्र पूछा जाए, कुछ नहीं देखना है, सीधे प्राथमिक ठोको, सीधे प्राथमिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये ध्यान रखना। अगर हमें प्रकृति से कोई भी चीज़ मिलती है तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखो अगला जो प्रश्न है, कितना बढ़िया प्रश्न है। उदारीकरण क्या है? लगाओ भाई, उदारीकरण क्या है? इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या है, जरा ध्यान से सुने। सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जो व्यापारिक उदारीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। चलिए अगला समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, एक भी बचे नहीं आप लोगों से, ये बात अच्छे से समझ लेना। प्रश्न है बेटा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? और एक चीज़ और ध्यान रखना, एक ही प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए क्योंकि इन्हीं में से आएगा पूरा पेपर। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? तो सबको पता है जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क को माना जाता है। किसको बेटा? बिस्मार्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? मैंने पढ़ाया भी और आपको ये याद भी कराया। भारत का जो पहला बेटा लौह इस्पात संयंत्र था, जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, उसने 1907 में जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा, इतनी देर मत लगाया करो, इन दोनों पे लगाओ, बल्कि इन तीनों पे लगाओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कोई बताएगा? चलो कोई नहीं, मैं ही बता रहा हूँ, 1944 में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। डी फॉर डेनमार्क, यानी कि
डी ऑप्शन ठीक है। चलिए बच्चों चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? बताओ जल्दी से, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? अभी बताया था कुछ देर पहले, 1929 में आई थी। तो लगा दो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा? 1929। चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? लगा दो, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मत रुका करो ऐसे प्रश्नों पर। कॉर्न लॉ किससे संबंधित है? तो कॉर्न लॉ किससे संबंधित है? चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके विषय में। कॉर्न लॉ का संबंध जो बेटा ब्रिटेन से, पहली बात। और कॉर्न लॉ के कारण ब्रिटेन में खाद्य सामग्री महंगी हो गई थी, खाने की वस्तुएं जो थी महंगी हो गई थी, और वहाँ की जनता ने इसे समाप्त करने की मांग की और इसे समाप्त भी फिर कर दिया गया। तो कहाँ की जनता ने? ब्रिटेन बोला भाई साहब कॉर्न लॉ को हटाओ, वरना हम ट्रेन पकड़ के सीधे इंडिया निकल जाएंगे। चलिए अगला, अगला है हिंदी है। अब हिंदी है, जय मत लिख देना हमारा पेपर परसों हुआ है। भाई हिंदी है तो परसों हमारा पेपर हुआ है, कल जब दोगे तो परसों ही तो हो गया कि हिंदी है तो हमारा पेपर है। नहीं बेटा, हिंदी क्या है? अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे इसमें फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह से। अब वो कोई पूछेगा हिंदी है वो राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, क्षेत्रीय राजभाषा, तो तुम भी फंस जाओगे, मैं बिल्कुल क्लियर बता दूँ। तो चलो मैं थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब करता हूँ। हिंदी भारत की राजभाषा है, तो ऑप्शन नंबर सी पहले तो ये हो गया इसका, राज नहीं राजभाषा है। तो हिंदी भारत की राजभाषा, प्रथम बात। और जैसा कि अनुच्छेद आप लोग जानते हैं 343 का ए यानी 1, उसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो कौन सी होगी? राजभाषा है ये। चलिए 8वां प्रश्न समझते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स, जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? लगाओ इस पर इम्पोर्टेंट, बहुत जल्दी से इम्पोर्टेंट मारो इस पर। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप सबको पता है जनसंघ की स्थापना यानी 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी, यानी 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। अब 1951 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम? चलिए नवा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? हाँ भाई जल्दी से बता दो, जिसका नहीं है वो चुप्पा निकल जाएगा। लोकतंत्र से, तो बताओ भाई लोकतंत्र से। तो बहुसंख्यों का शासन का संबंध जो हैगा, इसमें समाज के बहुमत वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका शासन होता है। तो डी वाला जो हैगा बहुसंख्यकों का शासन जो है वो लोकतंत्र से नहीं है। ठीक है अच्छा, चलिए अगला देखते हैं। अगला माय डियर स्टूडेंट्स प्रश्न है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बताओ बेटा व्यवस्था कैसी है? तो डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थानीय संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था क्या है? स्थानीय संस्थाओं में। पूरा बता दूं? ठीक है, चलो जल्दी जल्दी पढ़ लो, देखो ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा है। 11वां निम्न से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? आर्थिक विकास का लक्ष्य कौन सा है बेटा? बताओ जल्दी से। तो आप सबको पता है रोजगार देना जो है वो आर्थिक विकास का लक्ष्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 11 है। अच्छा एक चीज़ मैं तुम्हें और बताऊँ, यहाँ पर एक ट्रिक काम करेगी, इसे थोड़ा सा हटा लेते हैं फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? आपको मैं एक बात बता दूँ बेटा, सामाजिक विज्ञान में अगर उपयुक्त सभी आ जाए, फिर से सुन ले, उपयुक्त सभी आ जाए तो 90% वही ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी वाला। अब इसमें उपयुक्त सभी है तो पहले अपने इसे टिक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, उपयुक्त सभी को पहले टिक कर लेते हैं, उसकी बाकी बात तो बाद में होंगी। अब देखो रोजगार भी है, उपभोग में वृद्धि भी है, स्वतंत्रता भी है और इनमें से सभी भी है। तो सही कौन सा होगा? इनमें से सभी। तो जब भी उपयुक्त सभी आ जाए तो समाज में तो लगा ही दें, वही होगा। फिर भी एक बार पढ़ने, मैंने 99 बोला, 100 नहीं। चलिए अगला देखते हैं। तृतीयक बैंक का व्यवसाय। लो भाई तृतीयक का कौन नहीं लगा देगा? बैंक वगैरह जितने होते हैं सब तृतीयक के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। बैंक सेवा होते हैं, बैंक में नौकरी करना तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, तो इसमें चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? याद रखना पड़ेगा बेटा, कौन करता है? नियंत्रित करता है कर्जदार द्वारा किया जाता है। किसके? कर्जदार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। कोई प्रॉब्लम बेटा? बताओ नहीं ना। चलो अगला देखते हैं। 14वां प्रश्न देख लो मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयात भी होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और घरेलू व्यापार को संरक्षण करना भी। इसका मतलब ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 14वें का ए और बी दोनों ही होते हैं। चलिए अगला देखेंगे हम ध्यान से।
उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है, कि उपभोक्ता का अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसका एक रूप क्या है। अब देखो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इनमें से सभी आ गया तो भैया सीधे से इनमें से सभी लगाओ, ठीक है। हाँ ट्रिक समझो तुम मनोज कोचिंग सेंटर की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला देखें 16वां, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है भाई साहब? अरे जलोढ़ मृदा से बना है। तो जलोढ़ कहाँ पर है? ए फॉर आलमपुर में, ए फॉर आलमपुर, ठीक है। तो 16 का ए ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 17वां देखें, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? सिकुड़ने का कारण नहीं है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरक्षित वनों का विस्तार, यानी कि डी फॉर डेनमार्क। चलिए बेटा अगले समझते हैं। 18वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? कौन रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? बताओ बच्चों, जो बताएगा वो अच्छे नंबर लाएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा। तो रोपड़ फसल का उदाहरण कौन सा नहीं, थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि अब मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, वर्णनात्मक भी समझा दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको देखने का भी मन नहीं करने वाला है, ठीक है बच्चों। देखो रोपड़ फसल को पहले मैं आपको समझा दूं। रोपड़ फसल जो होती है वो विशेष रूप से बागानों के रूप में उगाई जाती है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, केला है, ये चीज़ रोपड़ फसल के अंतर्गत आ जाती है। तो बेटा देख सकते हो तुम लोग, और थोड़ा और भी समझ लेते हैं, मैं थोड़ा और भी मतलब वो कर देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा, कि धान एक पारंपरिक खाद्यान्न फसल के रूप में भी आप कह सकते हो, और रोपड़ फसल के अंतर्गत जो है बागानी फसल भी, जैसे चाय, कॉफ़ी, केला वगैरह आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं चाय, कॉफ़ी, केला, तो इनमें से रोपड़ का फसल उदाहरण नहीं है। चाय, कॉफ़ी, केला, तो इसका कॉस्ट पे लगाओगे, सी पे लगाओ धान, क्योंकि धान एक पारंपरिक खाद्यान्न फसल है। कौन सी? पारंपरिक खाद्यान्न फसल, ये रोपड़ फसल में नहीं आती है। कौन? धान। चलिए, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है, बताओ बेटा। तो खनिज उद्योग आप सब जानते हैं, पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो खनिज उद्योग है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला देखते हैं। 20वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। देखो कितनी बार आ चुका है, इस पर तुरंत इंपॉर्टेंट छाप लो, कल पक्का आएगा। स्वर्णिम मतलब बस ट्रिक की बात करूं, बताओ, अगर ट्रिक की बात करूं तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्वर्णिम जो है चतुर्भुज योजना महाराजमार्ग विकास से संबंधित है, महाराजमार्ग विकास से संबंधित है, ठीक है। तो जल्दी से लगा दो स्वर्णिम। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे स्वर्णिम, स्वर्ण थोड़ी देर के लिए समझ लो, स्वर्ण माने स्वर्ण, गोल्ड, सोना, सोना है, तो तुम क्या बन जाओगे? महाराज बन जाओगे। सोना मिल गया तो क्या बन जाओगे? महाराज। तो बस महाराज से बी वाले पे टिक कर देना, सबसे अच्छी सी बात है। चलिए बेटा अगला समझते हैं। अगला प्रश्न को समझो, कितना बढ़िया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और एक चीज़ और, क्वेश्चन काफ़ी हो गए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सब याद ही करते चलना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया महाशक्तियों ने 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा? जिससे ब्रिटेन, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा, कैसे पड़ा था भाई, बताओ भाई। तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो कई बार आया है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका कथन है? बताओ भाई किसका कथन है? तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है, नेपोलियन बोनापार्ट के यूरोप पर प्रभावी क्षमता की चर्चा करते हुए मैटरनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जब यूरोप या जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये मैटरनिक्स द राइट आंसर होगा इनका, मैटरनिक। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी बेटा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कोई प्रॉब्लम? चलिए बेटा अगले बढ़ते हैं। चौथा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 में कहाँ फैली थी? तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी तो आपको बहुत अच्छे से पता है, 1890 में अफ्रीका में फैली थी। कहाँ पर फैली थी? अफ्रीका में फैली थी।
चलिए अगला 5 में देखेंगे, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है, स्पिनिंग जेनी का प्रयोग जो है वो कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से गुलामगिरी के रचनाकार कौन है। तो गुलामगिरी किसकी है बताओ भाई। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। और इस पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना मेरे प्यारे बच्चों, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि या तो गांधी जी की एक बुक आएगी या ज्योतिबा फुले जी की, पर आएगी पक्का, तो ध्यान से। और जितना आज जो मैंने मॉडल पेपर कराया है ना, जो भी बेटा मैंने आज मॉडल पेपर करवाया है, मेहरबानी करके उस पेपर को अच्छे से तैयार करके जाना। मैं वीडियो में भी लगा दूंगा, उसकी एक वीडियो छोटी सी बना दूंगा, क्योंकि वो पेपर में ज़रूर आने वाला है। ठीक है, उसमें से ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे, इसमें से भी आएंगे, उसमें से भी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, तो बेटा 8वीं अनुसूची में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8वां कह रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बेटा, भारत हैगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत संसद कब पारित किया गया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया था। तो बेटा ये किया गया था 2023 में। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना जी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी क्या है, यह बहुजन समाज पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी क्या है, तो बेटा ये है बहुजन क्षेत्रीय एक दल है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्षेत्रीय दल है। चलिए अगला देखते हैं 11वां प्रश्न। ये मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को आप लोग ध्यान से सुनना, जिस प्रकार हिंदी में आप पूरे 70 में से 17 का करके आए हैं, सामाजिक में भी रह लीजिए, ध्यान रखना। आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रति व्यक्ति आय में। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है। तो इतना तो आपको बहुत अच्छे से ही पता है कौन से का, ये तृतीयक का है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। चलिए अगला देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शाखा से होता है। अनौपचारिक, तो इसका हो जाएगा मित्र से लिया गया ऋण। अगला देखते हैं बच्चों, 14वां बता रहे हैं, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होता है, क्या होता है बताओ। तो ध्यान से देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है छोटे को भी और बड़े को भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं, उपभोक्ता अदालतें। इसमें कहेगी उपभोक्ता अदालतें। तो बेटा उपभोक्ता अदालतें क्या होती हैं। तो उपभोक्ता अदालतें जो होती हैं वो अधिकारों की रक्षा करती हैं, दुकानदारों ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं, या दुकानदारों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत, या भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है। जल्दी से बता दो बेटा, इतने छोटे छोटे सवाल तो तुम मुझसे पहले बता सकते हो, पता नहीं कहाँ ध्यान है तुम लोगों का। जल्दी बताओ कितने प्रतिशत हिस्सा है। 30% हिस्सा है बेटा, 30% हिस्सा पर्वतीय। जब 70% पानी है तो 30% पर्वतीय तो होगा। चलो 17 देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में है। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो लुप्त होने वाला है। तो कौन, भारत में चीता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा, चीता। 18वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज का उदाहरण है। तो बच्चों मोटे अनाज का उदाहरण कौन सा हैगा। तो अरहर जो है वो मोटे अनाज के उदाहरण है। सही। अगला देखते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अरहर जो है वो मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। हमसे इसमें क्या पूछा गया है, मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाएगी अरहर। चलिए 19वां और 20वां देख लेते हैं जरा। कह रहे हैं सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बायोगैस प्लांट लगाता है। सोहन जो है ना वो पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने बायोगैस प्लांट लगा दिया। अगले क्या कह रहे हैं, ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका कैसे होता है, जल्दी से बताओ। गैर परंपरागत कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, गैर परंपरागत। चलिए अगला देखते हैं, जीवाश्म ईंधन द्वारा क्या होता है। जीवाश्म ईंधन द्वारा क्या होता है, जल्दी से जवाब दो बेटा। जीवाश्म ईंधन द्वारा वायु प्रदूषण होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वायु प्रदूषण।
ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं अगले मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं जो कि कल के पेपर में आपको सब इसी में से मिलेंगे, और मैं वादा करता हूं बेटा पेपर जैसे ही छूटेगा एक एक पेपर का प्रश्न और स्क्रीनशॉट आपको दूंगा, और बाद में मत पछताना क्या हो गया, इसलिए भाई देखते रहो। पहला अगला प्रश्न है बेटा, अगला पहला, नेपोलियन का संबंध किस देश से, बताओ जल्दी से बताओ, नेपोलियन का संबंध किससे है। तो नेपोलियन फ्रांस का निवासी था मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्रांस पे जल्दी से टिक कर देंगे। ठीक है, अगला बढ़ते हैं बेटा। दूसरा देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो इटली का जो एकीकरण हैगा वो बेटा किसके नेतृत्व में हुआ था, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो आपको पता है इटली के एकीकरण में मुख्य योगदान इमैनुअल द्वितीय और कैमलो वेस्नो डी कैवूर और ज्योत्सेपी गैरीबाल्डी का था। तो यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे ज्योत्सेपे गैरीबाल्डी। जैसे इटली का एकीकरण आया गैरीबाल्डी बहुत जल्दी से लगाना। हिंद स्वराज के लेखक, मैं फिर कह रहा हूँ, गुलामगिरी के और हिंद स्वराज के याद कर लेना, 100% एक क्वेश्चन मिलने वाला है। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब महात्मा गांधी होने वाला है। अगला प्रश्न है बेटा चौथा, ध्यान से समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो कहाँ पर स्थित है वो तो मुझे आप ही लोग बताओगे, नहीं पता चलो मैं बता रहा हूँ, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए बेटा पांचवा प्रश्न समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, पांचवा प्रश्न। तो 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है बच्चों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में हुई। एक मिनट सुनना संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना देश में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। आधुनिक विश्व में बेटा संसदीय प्रजातंत्र को सर्वप्रथम स्थापना ब्रिटेन में मानी जाती है, आधुनिक की बात हो रही है। और ब्रिटेन को संवैधानिक शासन की तकनीकी का जनक कहा जाता है। अब इसमें वो तो है नहीं, तो सबसे पहले हम किस में लगाएंगे, इंग्लैंड में लगाएंगे। ब्रिटेन होता तो ब्रिटेन में लगा देते, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अगले देखते हैं सातवां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है, यानी वोट डालने की आयु कितनी है। तुझे तो आपको सबको ही पता है कि कितनी हैगी, कि भारत में मानवाधिकार की आयु 18 वर्ष है। इसे 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। पहले 21 थी, अब 18 वर्ष है। वोट डालने की उम्र कितनी है, 18 वर्ष। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आठवें प्रश्न में कह रहे हैं, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। लैंगिक भेदभाव का अर्थ करते हैं तो उसकी अर्थ क्या होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, इसका अर्थ होता है समाज में स्त्री पुरुष की असमान भूमिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुरंत ठोक के नामे वाले पे इम्पोर्टेंट लगाओ, तुरंत इम्पोर्टेंट लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत इम्पोर्टेंट। देखो, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के जो थे वो कांसीराम जी थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, कांसीराम जी थे। और वर्तमान में सुश्री मायावती जी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वर्तमान में पूछे जाता सुश्री मायावती जी लगाते, और इसके केवल संस्थापक पूछा गया तो कांसीराम जी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जो होता है वो बेटा जनता होती है। कौन होती है मेरे प्यारे बच्चों, जनता होती है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न बेटा 11वां प्रश्न है। क्या कह रहे हैं 11वें प्रश्न में, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। तो सोपानी जो खेती होती है बेटा वो उत्तराखंड राज्य में होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बेटा, निम्न में से आधारभूत खनिज कौन सा है। तो आधारभूत जो खनिज है मेरे प्यारे बच्चों वो लौह अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। तो जहाँ रियो डी जेनेरो दिखा जाए दहाड़ से टिक लगाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में रेल मंडलों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट लगाना बेटे से, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो ये तो मैंने तुम्हें कोचिंग में भी कई बार बताया था, कितने हैं, 18 हैं। चलिए अगला प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं बेटा, कितने, 18 हैं। 15वां है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था।
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 24 दिसंबर 1986 को। अब दिसंबर तो है नहीं, तो 1986 में आंसर लगा दो चुप्पा। चलिए बेटा अगला समझते हैं, 16वां, ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा है, यानी कि सर्वोच्च है बेटा? तो इसमें हम समझ सकते हैं मानव विकास सूचकांक जो है मेरे प्यारे बच्चों के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में जो है श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है। किसका? श्रीलंका का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है। अगला है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हुई थी 1991, यानी कि 1991। 1991। चलिए बेटा 18वां समझने की कोशिश करते हैं। 18वां है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णयों को लिए जाते हैं। मान लो स्वयं सहायता समूह में बचत हो गई या ऋण चढ़ गया यानी कर्ज हो गया, तो इसका निर्णय कौन लेता है? तो अब जब ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न के जवाब को। बताओ भाई जल्दी से, कौन निर्णय लेता है? अरे बहुत सरल है बेटा, इससे तो तुम हर बच्चा बता देगा। नहीं है समझ में? सदस्यों द्वारा ही लिया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी। भाई स्वयं सहायता समूह सदस्य तो लेंगे निर्णय, और कौन लेगा? कोई तीसरा थोड़ी नहीं आ जाएगा। अगला समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? अब प्राथमिक वो देखो, डायरेक्ट ही प्रकृति उससे देती है। बताओ जल्दी से। तो देखो मछुआरा प्रकृति से तो सीधे उठाता है क्या चीज़? मछलियाँ। तो भैया मछुआरे पर टिक लगाओ सीधा सा। 20वें प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? लगा लेना ढंग से, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन कौन है? WTO है। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बेटा। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन लगाएंगे बी फॉर वाम वाई, विश्व व्यापार संगठन WTO। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले समझने की कोशिश करते हैं। अगले और भी अच्छे प्रश्न हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ध्यान से इनको अच्छे से स्टडी करना है। बहुत जल्दी बताता हूँ बेटा मैं। अब आप समझ सकते हैं इसमें प्रश्न जो दे रखा है कि निम्नलिखित में से 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किसने किया? कितने कितने भयानक है भाई साहब, है ना, कि किसने किया था? तो बड़ा सिंपल है, गैरीबाल्डी ने किया था। गैरीबाल्डी। अच्छा मैं एक ट्रिक बताऊं, देखो मैं किसी की मजाक नहीं बना रहा हूँ, कोई अपने दिल पर ना ले। अब इसमें 1000 है, ऑफ द 1000, 1000 लोगों का अभियान। अब 1000 लोगों का अभियान कौन चलाएगा? मान लो बाल्टी बहुत गहरी है, तो क्या कहेंगे? गहरी बाल्टी, यानी गहरी बाल्टी है, उसमें 1000 लोग आ गए, तो बस गहरी बाल्टी लगा, तो सीधा सी बात है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन नेताओं के बीच हुआ था? ये तो बहुत ही रटवाया है, सबको पता होगा। कौन कौन थे? महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर जी। तो बताओ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी कहाँ पर हैं? तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बताओ तीसरे को किस नाम से जाना? तो सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक सरकार। आगे बेटा बात समझ में? ठीक है, उम्मीद है आगे होगी। चलिए अगले बढ़ते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है? संघात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसमें शक्तियों का जब विभाजन होता है तो किन के बीच में होता है? जल्दी से बताओ। तुम एक तो बताते नहीं हो, मुझे पता है तुम लोग बहुत बताती हो। केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है, तो केंद्र एवं राज्य है, ऑप्शन नंबर ए लगाओ सीधा, इसमें क्या टेंशन की बात है। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5वां, ध्यान से देखें। 5वां प्रश्न है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा? बताओ जल्दी से। तो 33% है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं, या कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? नेता, अनुयायी, सक्रिय, या इनमें से सभी? अरे वाह, इनमें से सभी मिल गया भाई साहब। तो इनमें से सभी मिल गया, तो लगाओ इसमें, रुक क्यों रहे हो? डी फॉर
आंसर हो जाएगा। दो व्यक्तियों की धर्म और नागरिक में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बेटा इसका सही बात कौन सी हो जाएगी कि देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कौन सी व्यवस्था है? तो बेटा विश्व की गरिमा और नागरिकों को समानता बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा। चलिए 8वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किस संधि के नाम द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? जल्दी से बताओ बेटा 8वें का। तो 8वें का डी सही हो जाएगा, कुस्तुनतिया की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि से मान्यता मिली थी, कुस्तुनतुनिया के संधि से। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते हैं। भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? लगाओ इसमें इंपॉर्टेंट। भारत माता की विख्यात छवि को किसने प्रस्तुत किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो इस सब को पता है किसने किया था। भारत माता की पहली छवि किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, या अवनींद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या राजा रवि वर्मा जी ने? बताओ जल्दी से, तब जाने। बताओ बेटा। देखें बेटा इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं कह रहा था आप लोग बता दो, नहीं बताया, चलो मैंने बता दिया, अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए 10वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10वां 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी? तो ये बेटा नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब से शुरू हुई थी? 1973 में, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा इस पर। टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध जो है मेरे प्यारे बच्चों भागीरथी नदी पर बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बेटा 13वां प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? देखो कई बार आ गया है। तो मोटे अनाज में कौन आता है? बाजरा भी आता है ना, और जो है आपकी मकई है वगैरह ये सब आती हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजरा आता है मोटे अनाज में। चलिए अगला देखते हैं बेटा ध्यान से। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? मतलब धात्विक नहीं है, वो अधात्विक है। बताओ। तो यह है अभ्रक। कौन है बेटा? अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा मुख्य स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत का गैर परंपरागत उदाहरण है? तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे गैर परंपरागत होते कौन से? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सब गैर परंपरागत के हैं। तो पवन ऊर्जा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। 16वां प्रश्न, ध्यान से समझना। 16वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन है? तो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बताता है ना बेटा, तो उसका यही कार्य द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 17वां। विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था? निम्नतम स्तर पर था कौन सा देश? तो बेटा इसके अनुसार जो है वो बांग्लादेश सबसे निम्नतम पे था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न समझ लेते हैं बेटा। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु दर सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो 18वां का बेटा कौन सा होगा? तो सबसे अधिक जो है ना वो मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए बेटा 19 और 20 भी देख लेते हैं, अच्छे प्रश्न हैं। 19वें में कह रहे हैं वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर विपरीत पड़ा है? तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, विपरीत पड़ा है उसकी बात हो रही है। तो देखो किस पर पड़ा है? वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों की नौकरियों पर अस्थिरता आती है और मजदूरों में कमी आती है। तो श्रमिकों की पूरी खेल हुआ है, तो बेटा श्रमिक वर्ग पर पड़ा है। अगला प्रश्न है सूचना पाने का अधिकार यानी आरटीआई कब लागू हुआ था? तो सूचना पाने का अधिकार अक्टूबर यानी 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं ध्यान से।
चलिए बेटा अगले देखते हैं हम ध्यान से। अगला प्रश्न जो है वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उसे भी देखते हैं ध्यान से। कुछ ही प्रश्न और रह गए हैं बेटा, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किस एक गुप्त संगठन ने यंग यूरोप की स्थापना की थी? निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की थी? तो बताओ बच्चों, मैजनी ने की थी, और जिसे मैथ्सनी के नाम से भी आता है। तो ये दोनों नाम याद रखना, कोई सा भी आ सकता है। निम्नलिखित में से किसने 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब बिल्कुल भी 1928 में तो ये हुआ था, और सरदार पटेल जी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए बेटा तीसरा देखते हैं बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तीसरा है, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? मेरे प्यारे बच्चों, तो श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना था, ये बात ध्यान रखना, 1948 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसकी विशेषता नहीं है, ये बात याद रखना। शक्तियों का विकेंद्रीकरण शासन की विशेषता है ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 2023 में ऑप्शन नंबर ए में हुआ था, मतलब 2023 में लागू किया गया था, पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका बहुत ही अच्छा सा जवाब है, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बेटा सातवें प्रश्न के लिए हम देख लेते हैं बहुत जल्दी से। सातवां प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब है बेटा लोकतंत्र। सबको पता है ये बात, तो कि आज़ादी वगैरह या गरिमा लोकतंत्र में ही तो हो सकती है। आठवां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? इंपॉर्टेंट लगाओ बेटा इस पर जल्दी से। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा नाम है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी कि फिक्की की स्थापना कब हुई? लगाओ, इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर, इस क्वेश्चन को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। किस क्रांति के साथ हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? लैटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लैटेराइट मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस में पाई जाती है बेटा? महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए 12वें प्रश्न को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 12वां प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन यानी कि रक्षक अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों 12वें का, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? अच्छा प्रश्न है, याद भी कराए थे आपको ट्रिक से, तो ये नर्मदा पर बना हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो तांबा जो है वो धात्विक है बेटा, सबसे अच्छी बात तांबा। चलिए अगला देखते हैं। 15वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जल्दी से बताओ, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीन ऊर्जा आदि जो हैं वो प्राकृतिक गैस समझ सकते हो। देखो मेरी बात को समझो, जो प्राकृतिक गैस परंपरागत है वो ऊर्जा स्रोत, जब प्राकृतिक गैस जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि नवीकृत यानी नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसमें लगाएंगे प्राकृतिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 16वां प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये देखें 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव रिपोर्ट या विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है? बेटा कट ऑफ है थोड़े से, तो ढंग से समझना ही है किसका प्रयोग किया गया है। तो अब इनमें से सभी आ गया ना, धड़ाक से इनमें से सभी लगाओ, चिंता मत किया करो। जब तुमसे कह दी इनमें से सभी लगाओ तो सभी लगाया करो। समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ तो बस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के देखना, 99% सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? डाइट जो हमें मिलेगी वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होगी, तो मत्स्य पालन हो जाएगा सबसे अच्छी बात। चलिए 18वां प्रश्न को हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्दी से। 18वां प्रश्न है, रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिकी के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी
होती है? तो इसमें प्राथमिक की होती है बेटा, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? प्राथमिक की। चलिए अगले देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विश्व व्यापार संगठन में सदस्यों की संख्या बेटा 164 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बेटा 20वां हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 20वां, निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहूकार जो हैं वो सम्मिलित नहीं है। चलिए बेटा इंपॉर्टेंट है ये, मॉडल पेपर में भी सुबह दिया था आपको, मैंने बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। बढ़िया प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखिए। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? तो बेटा इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताएं, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं बेटा। बताओ इसका सही जवाब क्या हो सकता है? बताओ 1789 में फ्रांस के राष्ट्रवाद में प्रथम अभिव्यक्ति में जो था वो फ्रांस की क्रांति तो हुई थी। और बताओ, तो इसमें फ्रांस की क्रांति है तो सीधी सी बात ऑप्शन नंबर ए लगा दो, फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है बेटा, जर्मनी में एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? कितनी बार मैंने बता दिया है बेटा, ऑटो वन बिस्मार्क की थी, इसका मतलब इसमें बिस्मार्क है तो इसी पे लगाओ। चलो अगले चलते हैं बेटा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक, 3 रचनाएं हो चुकी हैं, गुलामगिरी और एक वो गांधी जी की और ये आनंद मठ। इस पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, 3 किताब में से एक जरूर आएगी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला देखते हैं। महामंदी का सबसे बुरा असर कहाँ पड़ा था? या महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था किस पर पड़ा था बेटा? कृषि क्षेत्र पर पड़ा था, पूरी तरह से दाम गिरे थे, यानी कृषि क्षेत्र पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बेटा 5वां प्रश्न को समझते हैं। 5वां प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य में की गई थी। तो कहाँ हुई थी? सबसे बड़ी बात फिर से भई आ रही है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका में हुई थी तो संयुक्त राज्य अमेरिका लगा देते हैं, ठीक, सबसे अच्छी बात। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि संघीय राज्य, तो चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। चलिए 7वां प्रश्न बेटा, पूरा पेपर के बहुविकल्पी इस वीडियो से आएंगे, इसके बाद में एक वीडियो और डालूंगा, 2 वीडियो देख ना 20 तो तुम्हारे जैसे ही हो गए। 10 मानचित्र के सही करा दूंगा, वर्णात्मक भी टोटल ही फंसेगा, बस भरोसा रखें और शाम को जगते रहना मेरे साथ। 7वां है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो बेटा लोकतंत्र का गुण कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें सबसे फिर से वही आ गई, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी लगा दो, पढ़ो ही मत, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। 8वां, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950, सबको पता है, तो 26 जनवरी पे टिक कर दो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। 9वां प्रश्न बेटा, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? कितनी बार ये प्रश्न मैं इसी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? राज्य सूची से संबंधित नहीं है, तो बेटा पुलिस राज्य सूची का विषय होता है, जबकि जो है क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा है, मुद्रा है, बैंकिंग है, ये संघ सूची के विषय हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा कौन सा विषय? राज्य सूची से संबंधित है, तो राज्य सूची का विषय कौन है? पुलिस है बेटा, और बाकी जे कौन से हैं? संघ सूची से। चलिए 11वां प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। 11वां प्रश्न बेटा, रबी की फसलों को बोने का समय कितना है? रबी की जो फसलें बोई जाती हैं, बताओ क्या? तो वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 12वां समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? ये नहीं पर विशेष रूप से ध्यान देना, नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं है? तो लौह अयस्क जो है नहीं है बेटा। अगला है, कृषि आर्थिक क्षेत्र कैसा है? तो कृषि में प्राथमिक नहीं लगाओगे तो इस पृथ्वी पर लगेगा किसी में प्राथमिक, क्योंकि प्रकृति से कृषि का तो सभी प्राथमिक हो गए, तो कृषि कौन सी होगी? प्राथमिक के अंतर्गत आएगी। 14वां देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा साधन क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा साधन क्या है? तो बेटा सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन है, सौर ऊर्जा। 14वें का डी हो जाएगा बेटा। चलिए 15वां समझ लेते हैं बहुत जल्दी से बेटा, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, सभी आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? बताओ बेटा, तो आधारभूत खनिज कौन सा है? लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों 1992 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1991 यानी कि 1991 में हुई थी। चलिए अगला समझ लेते हैं बेटा, 18, 19 और 20। देखो बेटा, निम्नलिखित कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव जिसमें जीवन होता है, तो जैव संसाधन इसमें कौन सा दिख रहा है? मछलियों में ही तो जीवन होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? बताओ, बांग्लादेशों में बैंकों की भी शुरुआत होगी, तो ये 1979 में हुई थी। चलिए बेटा 20वां समझ सकते हैं। अब 20वां फिर वैसी बात है, तुम कहोगे कि ये क्या पूछ लिया, किसी देश का विकास आधारित है। अब तुम कहोगे पता नहीं ये क्या बता दिया, और जो तुम्हें अच्छे से पता है किस पर आधारित है, उपयुक्त सभी पर आधारित है। अभी तक के जितने उपयुक्त सभी आए सभी पर उपयुक्त सभी लगाए, ये बात अच्छी तरह से ध्यान कर लेना। चलिए अगला प्रश्न यानी कि अगला पार्ट, ये कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि ज़बरदस्त है भाई साहब, कई बार पेपर में आया हुआ है। फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किस भले इंसान ने कहा था? तो मैटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था कि अगर फ्रांस छींकता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, तो फ्रांस ने मैटर कर दिया, फ्रांस छींकते छींकते मैटर कर दिया। देखो ट्रिक कितनी अच्छी हो गई कि फ्रांस ने छींकते छींकते मैटर कर दिया, तो फ्रांस की छींकने वाला पर्सन का आंसर क्या लगेगा? मैटरनिक ने। चलिए अगले समझते हैं, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी मेरे प्यारे बच्चों? ऑटो वान बिस्मार्क की थी। किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा, ऑटो वान बिस्मार्क की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कोरोना समाप्त करने का क्या मुख्य कारण था? मैंने अभी कुछ देर पहले कोरोना के विषय में आपको पूरा ज्ञान दिया था कि कोरोना का क्या था। तो ब्रिटेन में कोरोना समाप्त करने का मुख्य कारण उद्योगपतियों एवं शहर के लोगों का विरोध था। वे मुक्त व्यापार चाहते थे जिससे सस्ते अनाज का आयात जो था वो संभव हो सके। तो उद्योगपति एवं शहरियों का क्या था बेटा? विरोध था। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न, और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। बेटा 2 ही आएंगे, 2 में से आपके 20 फाइनल हैं, एक भी नहीं बचेगा। देखें अगले चौथा प्रश्नों को समझें। चौथे प्रश्न को देखो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? इसे इंपॉर्टेंट लगा देना, इसे जल्दी से इंपॉर्टेंट लगाओ बच्चों, कब हुई थी? तो लगाओ, ये तो तुम्हें पता है 1944 में, अभी तो जल्दी बताई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, गुलामगिरी पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? तो गुलामगिरी पुस्तक महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने लिखी थी और जाति व्यवस्था की समस्या से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति व्यवस्था। चलिए छठा प्रश्न को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। छठा प्रश्न है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी हुई थी? किसके मध्य? तो बेटा बेल्जियम की सामुदायिक जो सरकार में सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। चलिए बेटा अगले समझते हैं, 7वां प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से समझना। 7वें को ऐसा कर लेते हैं, देखो बेटा कह रहे हैं, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिला को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया? बहुत अच्छा सवाल है। अगर ऐसे आ जाए कि महिला संरक्षण अधिनियम कब हुआ, तो 2023 में कितना प्रतिशत महिलाओं को मिला था? 33%। अब किस संस्था को दिया गया है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसमें भी वैसे तो आप देख ही रहे हो कि इसमें भी उपयुक्त सभी आ गया, तो इसी में लगाओ भाई, इसका भी उपयुक्त सभी है। अगला है, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? सांप्रदायिकता समस्या जो होती है वो कब प्रारंभ होती है? तो बेटा सांप्रदायिकता समस्या तब प्रारंभ होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है और किसी धर्म को राजनीतिक से जोड़ दिया जाता है। इससे समाज में धार्मिक भेदभाव, तनाव और असहिष्णुता जो है वो फैल जाती है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों से, क्योंकि ये भी है राष्ट्र को धर्म का आधार मान लिया जाता है और किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों सही हो गए और ए और बी दोनों सही हो गए, तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 9वां प्रश्न में क्या कह रहे हैं ये?
प्रश्न नंबर 9 है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? मैं कई बार बता चुका हूँ, ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है। 6 राष्ट्रीय दल हैं, कुछ देर पहले बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ये नहीं वाला केस बहुत ध्यान रखना। तो बहुसंख्यकों का शासन, ये भी प्रश्न कई बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? अभी मैं कह दूंगा तो तुरंत उत्तर लगा दोगे। उत्तराखंड में बताई नहीं थी थोड़ी देर पहले, उत्तराखंड में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। चलिए बेटा 12वां प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। 12वां प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन यानी कि रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1972 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। ये अभ्रक, जिसे माइका कहते हैं, उसका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अभ्रक का हो जाएगा। चलिए बेटा 14वां प्रश्न समझते हैं। अच्छा प्रश्न है। 14वें प्रश्न में कह रहे हैं, निम्नलिखित मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो का से काली और का से कपास। तो धाड़ से लगाओ, का से काली, का से कपास। कपास के लिए काली मिट्टी और काली मिट्टी कपास के लिए। चलिए बेटा समझते हैं 15वां प्रश्न, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। प्रश्न वाकई अच्छा है आपका और आने की पूरी संभावना रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ता? राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ता। 15वां, तो 15वें का सही क्या हो जाएगा? नहीं जुड़ता। तो ये नहीं जुड़ता है महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा बच्चों? महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो वैसे तो आप समझदार हैं भाई, इसमें क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति औसत आय साक्षरता दर सभी पे होता है, इसलिए इसमें भी उपयुक्त सभी लगेगा। मैं कितनी बार से कह रहा हूँ, जैसे ही उपयुक्त सभी आए सामाजिक में लगा देना, सब सही जाएंगे। चलिए 17वां देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? दुग्ध उत्पादन जो क्रिया है उसे किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो बच्चों दुग्ध उत्पादन जो क्रिया है वो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम बेटा? प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए 18वां समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? बताओ 18वें का क्या होगा? तो बैंक ऋण के औपचारिक स्रोत है। कौन बेटा? बैंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए बेटा 9वां देख लेते हैं बच्चों। 19वां देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? जल्दी से बताओ कौन करता है? तो 19 का तो ये आप सब अच्छे से जानते हैं। भारत में बेटा जो रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करते हैं, सिर्फ 1 रुपये के अतिरिक्त। रिजर्व बैंक, ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है? तो बहुत अच्छी है, स्थानीय कंपनी को ही खरीद लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसी, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, बस सबसे अच्छा है। ठीक है बेटा, विश्व में देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। कोई प्रॉब्लम? चलिए अगले देखते हैं बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यही था इस वीडियो में, इतना ही। और इतना करने से, और एक वीडियो और भेजूंगा बेटा, छोटी सी वीडियो होगी वो, जिससे आपके 20 OMR पे जो टिक लगाने के लिए आएंगे बेटा, वो 20 के 20 आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और आप मेरे साथ रात 12 बजे तक जगते रहना, अभी से आप पढ़ते रहो। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 70 में से 70 नंबर का पेपर इन वीडियो से फंस जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।